नमस्कार दोस्तों, क्या अमेरिकी F-35 लाइटनिंग फाइटर जेट लाइटनिंग से ही डरता है? यूरोफाइटर टाइफून कैसे सबसे ताकतवर बन सकता है? FA-18 सुपर हॉर्नेट के ब्लॉक 3 में क्या खास पेश किया गया है? कैसे जापान छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर को तैयार कर रहा है? साउथ कोरिया को चाइना ने क्यों परेशान किया? भारत का स्वदेशी मारीच सिस्टम कैसे हमारी सबमरीन्स को बचाएगा? साउथ चाइना सी की क्या अपडेट है? और क्या भारत, जापान, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया एक नया ग्रुप बना रहे हैं? ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहली अपडेट F-35 के बारे में है। F-35 का नाम दिया गया था F-35 लाइटनिंग 2, लेकिन यह लाइटनिंग यानी कि आकाशीय बिजली से बेहद डरता है। फाइटर जेट्स व सामान्य एरोप्लेन में लाइटनिंग से बचने के लिए नाइट्रोजन एनरिच्ड हवा फ्यूल टैंक में डाली जाती है ताकि लाइटनिंग होने पर प्लेन एक्सप्लोड ना कर जाए। जब इंस्पेक्टिंग टीम ने चेक किया तो काफी सारे F-35 के फ्यूल टैंक में यह सिस्टम काम करता हुआ नहीं पाया गया। यानी कि F-35 अगर थंडरस्टॉर्म या लाइटनिंग के नजदीक उड़ रहा होगा तो यह एक्सप्लोड कर सकता है। F-35 को बनाने वाली लॉकहीड मार्टिन ने इसका सलूशन निकालने की जगह F-35 के ऑपरेटर्स, जिसमें कई देशों की एयरफोर्स शामिल है, उन्हें यह कह दिया कि लाइटनिंग या थंडरस्टॉर्म वाली जगह से F-35 को लगभग 40 किलोमीटर दूर ही रखें। पिछले दिनों F-35 के B व C वेरिएंट को भी सुपरसोनिक स्पीड यानी कि लगभग 1250 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड पर उड़ाने की रोक लगा दी गई है, क्योंकि इससे ज्यादा स्पीड पर F-35 के टेल सेक्शन मेल्ट होने लगते हैं और स्टेल्थ कोटिंग उतर जाती है। अगली अपडेट में भारत को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने की बात करें तो एक अच्छी खबर इंडियन नेवी की तरफ से आई है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने इंडियन नेवी को मारीच नाम का एडवांस्ड एंटी टॉर्पीडो डिकॉय बनाकर दिया है। यह मारीच काम कैसे करता है? वास्तव में जब सबमरीन्स या नेवल शिप्स को टारगेट करने के लिए टॉर्पीडो को लॉन्च किया जाता है तो यह टॉर्पीडो उस सबमरीन या जहाज के खास सिग्नल का पीछा करता हुआ आगे बढ़ता है। ऐसे में यह मारीच सिस्टम बेहद काम आएगा। जब मारीच सिस्टम को पानी में छोड़ा जाता है तो यह उस सबमरीन या नेवल शिप के समान ही सिग्नल छोड़ने लगता है। इससे टॉर्पीडो असली सबमरीन या जहाज को छोड़कर उस डिकॉय सिस्टम के पीछे चला जाता है। तभी दूसरा डिकॉय सिस्टम वैसे ही सिग्नल एमिट करता है। टॉर्पीडो को फिर से अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है और इसी दौरान टॉर्पीडो की बैटरी खत्म हो जाती है और तब तक हमारी सबमरीन या नेवल शिप उससे दूर जा चुके होंगे। यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि हमने स्वदेशी टेक्नोलॉजी से अपने जहाजों व सबमरीन्स की सर्वाइवेबिलिटी को बढ़ा लिया है। अगली अपडेट में बात करते हैं यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट की। यूरोफाइटर टाइफून को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। जर्मनी व स्पेन के पास जो पहले से यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट्स हैं, उनमें से कुल 115 फाइटर जेट में दुनिया का सबसे एडवांस्ड बताया जा रहा ASA रडार लगाया जाएगा। कैप्टोर E नाम के इस ASA रडार को एयरबस कंपनी ने तैयार किया है। इसकी खास बात यह है कि यह 200 किलोमीटर से ज्यादा की ट्रैकिंग रेंज में एक साथ हवा में मौजूद व जमीन पर मौजूद टारगेट को स्कैन कर सकता है। यह हर समय फाइटर जेट को 200 डिग्री तक की स्कैनिंग कवरेज देता है। 10 वर्ष में तैयार किए गए इस मोस्ट एडवांस्ड ASA रडार को साधारण ASA रडार की तरह जैम भी नहीं किया जा सकता है। यूरोफाइटर टाइफून वैसे ही एक बेहतरीन फाइटर जेट है और इसमें मीटियोर जैसी लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल भी लगी हुई हैं। यह 2500 किलोमीटर पर आवर से भी तेज रफ्तार से उड़ सकता है और एक साथ काफी सारी मिसाइल्स को ले जाता है। ऐसे में सबसे एडवांस्ड ASA रडार इसे दूसरे 4++ जनरेशन के फाइटर जेट से बेहतर बना सकता है। अगली अपडेट में बात करते हैं छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर की। जापान की तरफ से एक अपडेट आई है। जापान अपने दोनों इजुमो क्लास के हेलीकॉप्टर कैरियर्स को एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में बदलने जा रहा है। इसके फ्लाइट डेक को थोड़ा मॉडिफाई करके इसे स्टेल्थी F-35 के B वेरिएंट के लिए तैयार किया जा रहा है। जापान अमेरिका से 40
F-35 के बी वेरिएंट खरीद रहा है। F-35B में शॉर्ट टेक ऑफ व वर्टिकल लैंडिंग की काबिलियत होती है। तैयार होने के बाद इस इजुमो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर 12 F-35B, 8 V-22 ओस्प्रे टिल्ट रोटर एयरक्राफ्ट व 8 एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी वाले हेलीकॉप्टर ऑपरेट कर सकेंगे। जापान को अपने आइलैंड्स की सुरक्षा के लिए ज्यादा बड़े व लॉन्ग रेंज वाले एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए उन्होंने इनकी जगह हेलीकॉप्टर कैरियर बनाए। लेकिन मौजूदा समय में जिस तरह चाइना की तरफ से नई नई चुनौतियां मिल रही हैं, उसे देखते हुए जापान इन हेलीकॉप्टर कैरियर्स की काबिलियत को नए लेवल पर ले जाते हुए इन्हें एयरक्राफ्ट कैरियर में बदल रहा है। इसमें समय व पैसा दोनों कम लगेंगे। बात करते हैं साउथ चाइना सी की। साउथ चाइना सी से भी एक अपडेट आई है। अमेरिका के इंडिपेंडेंस क्लास के लिटोरल नेवल जहाज ने 2 जापानीज नेवल शिप्स के साथ साउथ चाइना सी में एक ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज की है, ताकि लड़ाई के समय दोनों देश अमेरिका व जापान इन दोनों के जहाजों को इंटरऑपरेबिलिटी व कम्युनिकेशन की कोई समस्या ना आए। पूरे साउथ चाइना सी को चाइना अपना इलाका मानता है, लेकिन इससे जुड़े देश व अमेरिका ऐसा नहीं मानते। अमेरिका के अनुसार यह इंटरनेशनल वाटर्स की श्रेणी में आता है और सभी देशों का इस साउथ चाइना सी पर बराबर का हक है। चाइना कितनी भी धमकी देता रहे, लेकिन ताकतवर अमेरिकी नेवी साउथ चाइना सी में ऐसी नेवल एक्सरसाइज करती रहती है। जिस लिटोरल जहाज ने पार्टिसिपेट किया था, यह 87 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पर चल सकता है, जो किसी नेवल जहाज के लिए बेहद ही ज्यादा है। साथ ही इसका स्टेल्थी डिजाइन दूसरे जहाजों पर लगे सोनार सिस्टम की पकड़ में भी नहीं आता है। अब बात करते हैं अमेरिकी FA-18 फाइटर जेट के ब्लॉक 3 वेरिएंट यानी कि लेटेस्ट वेरिएंट की। FA-18 के इस लेटेस्ट वेरिएंट के 2 फाइटर जेट्स को अमेरिकी नेवी को टेस्टिंग के लिए दिया गया है। अब इस ब्लॉक 3 वेरिएंट में ब्लॉक 2 के मुकाबले क्या क्या बदलाव किए गए हैं? इसमें कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक लगाए गए हैं, यानी कि शोल्डर माउंटेड फ्यूल टैंक हैं, जिससे इसकी रेंज काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ में इसमें पहले से बेहतर इंजन लगाए गए हैं। इसमें GE का F414 इंजन लगाया गया है, जिसकी मैक्सिमम थ्रस्ट 98 किलो न्यूटन है, यानी कि दोनों इंजन कुल मिला के 196 किलो न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करेंगे। इससे इसकी स्पीड बढ़ेगी, इसकी पेलोड कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। साथ में इसके रडार क्रॉस सेक्शन को भी रिड्यूस किया गया है, ताकि दुश्मन के फाइटर जेट इसे जल्दी से ट्रैक ना कर सके। सबसे ज्यादा बदलाव किया गया है इसके एयरफ्रेम में। जो FA-18 पहले 6000 ओवर्स के हिसाब से डिजाइन किए गए थे, अब उनकी सर्विस लाइफ 10,000 ओवर्स तक बढ़ा दी गई है। यानी कि जो नए ब्लॉक 3 वेरिएंट के FA-18 लिए जाएंगे, वो कम से कम 35 से 40 वर्षों तक उड़ान भर सकेंगे। इसमें नए किस्म का कॉकपिट लगाया गया है, जिसमें ज्यादा बेहतर, ज्यादा बड़ी डिजिटल स्क्रीन लगाई गई है। इसमें नया ASA रडार लगा है, जिससे इसकी रेंज पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। साथ में इसे नेटवर्क सेंट्रिक व डेटा फ्यूजन से भी लैस किया गया है, ताकि यह दूसरे फाइटर जेट्स के साथ आसानी से कम्युनिकेट कर सके। भारत को भी यही FA-18 का ब्लॉक 3 वेरिएंट MMRCA डील में ऑफर किया गया है। अगले अपडेट के रूप में बात करते हैं अवाक्स एयरक्राफ्ट के बारे में। ये एयरक्राफ्ट दुश्मन के फाइटर जेट को 400 किलोमीटर दूर से ही ट्रैक कर सकते हैं, जिससे उनकी हर मूवमेंट का पता काफी पहले से लग जाता है। पाकिस्तान के पास इस समय 11 अवाक्स एयरक्राफ्ट हो चुके हैं, जबकि भारत के पास अभी 5 ही ऐसे एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। इसके बारे में अक्सर सवाल उठाया जाता है कि भारत के पास इस तरह के अवाक्स एयरक्राफ्ट इतने कम क्यों हैं? इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला है पाकिस्तान की इनसिक्योरिटी। पाकिस्तान को हमेशा यह लगता रहता है कि भारत कभी भी पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। खास तौर पर जब से बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई है, तब से पाकिस्तान बहुत बेचैन रहता है। पिछले दिनों पाकिस्तान के कराची शहर में टोटल ब्लैकआउट कर दिया गया था, मात्र एक र्यूमर के पीछे कि इंडियन एयरफोर्स उस तरफ से अटैक कर सकती है। अगर दूसरे कारण की बात करें तो भारत इस समय बाहर से लेने की बजाय इस टेक्नोलॉजी को खुद डेवलप कर रहा है। इसलिए शुरू में हमारे पास कम अवाक्स हैं, लेकिन बहुत जल्दी लगभग 20 360 डिग्री कवरेज वाले अवाक्स एयरक्राफ्ट भारत के पास हो जाएंगे।
भारत ब्रह्मोस का एयर टू एयर वेरिएंट भी तैयार कर रहा है जो अवाक्स को 400 किलोमीटर दूर से ही गिरा सकेगा। अगली अपडेट में बात करते हैं स्टेल्थी फाइटर जेट्स की। तो 2 अपडेट आई हैं और दोनों ही अपडेट्स अमेरिकी स्टेल्थी फाइटर जेट्स के बारे में है। F-35 जो पिछले दिनों काफी आलोचना का शिकार हुआ था, उसमें काफी सारी कमियां जैसे सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ने पर टेल सेक्शन का मेल्ट होना, लाइटनिंग से बचने की मजबूरी व साथ ही कुछ F-35 के क्रैश होने की भी खबरें आई थी। इन्हीं अपडेट्स के बीच F-35 की कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की भी रिपोर्ट आई है। F-35 ने न्यूक्लियर हथियार को ले जाने, सटीक जगह गिराने व फिर इससे सुरक्षित दूरी बना लेने की काबिलियत भी हासिल कर ली है और इससे रिलेटेड कुछ तस्वीरें भी मीडिया में जारी की गई हैं। वहीं अमेरिका के ही दूसरे स्टेल्थी फाइटर जेट F-22 रैप्टर की अपडेट आई है जिसमें बताया गया है कि इसको इंजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। F-22 दुनिया का सबसे स्टेल्थी, सबसे ताकतवर फाइटर जेट होने के साथ ही सबसे महंगा फाइटर जेट भी है। इसको सिर्फ खास मिशन पर ही उड़ाया जाना था, लेकिन F-22 की जरूरत काफी ज्यादा पड़ी और इसीलिए इसके खास इंजन प्रैट एंड विटनी के F119 जो 156 किलो न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करते हैं, उनकी शॉर्टेज हो गई। 2 डायमेंशनल पिच वेक्टरिंग की काबिलियत वाला यह इंजन बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए यह उतना जल्दी तैयार नहीं हो पा रहे हैं जितना जल्दी पुराने इंजन खराब हो रहे हैं। अगली अपडेट की बात करें तो फाइटर जेट्स की एक समान ट्रेनिंग व इंटरऑपरेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका ने एक बड़ा फैसला किया है। अमेरिका चाहता है कि अपने एयरबेस पर अमेरिका, भारत, जापान व ऑस्ट्रेलिया के पायलट्स को एक साथ ट्रेन करे ताकि किसी भी संभावित लड़ाई में खासकर चाइना के खिलाफ एक ऐसा ग्रुप तैयार किया जा सके जिसे हराना इम्पॉसिबल हो जाए। इन चारों देशों के पायलट्स को एक दूसरे से खास टैक्टिक्स, स्ट्रेटेजी सीखने को मिलेगी व साथ ही एक कॉमन कम्युनिकेशन सेटअप को तैयार किया जा सकेगा। लेकिन इसमें एक समस्या ये आएगी कि जापान व ऑस्ट्रेलिया दोनों ही अमेरिकी फाइटर जेट्स को ऑपरेट करते हैं, लेकिन भारत रशियन व फ्रेंच फाइटर जेट्स को ऑपरेट करता है। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, यह अभी देखना बाकी है। अंतिम अपडेट की बात करते हैं तो वो अपडेट आई है साउथ कोरिया की तरफ से। साउथ कोरिया चाइना का पड़ोसी है और चाइना अपने पड़ोसी को परेशान ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसी मंडे चाइना ने जानबूझकर साउथ कोरिया के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में अपने एक जासूसी एयरक्राफ्ट को भेज दिया। इस तरह के एयरक्राफ्ट के लिए पहले से दूसरे देश को खबर भेजनी होती है, लेकिन चाइना इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं करने की आदत बना चुका है। जैसे ही इस Y9 नाम के जासूसी विमान ने साउथ कोरिया का रुख किया तो साउथ कोरिया ने तुरंत अपने एक फाइटर जेट को उड़ाया जिसने इस चाइनीज जासूसी एयरक्राफ्ट को भागने पर मजबूर कर दिया। चाइनीज Y9 एयरक्राफ्ट बिना सूचना व बिना अनुमति के साउथ कोरिया के एयर स्पेस की तरफ बढ़ा था। ऐसे में अगर साउथ कोरिया अपने फाइटर जेट से या एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल से इसे निशाना बना देता तो चाइना इसी बहाने से साउथ कोरिया के साथ भी लड़ाई का माहौल बनाने में देर नहीं लगाता। दोस्तों, ये थी पिछले दिनों की कुछ खास डिफेंस संबंधी अपडेट्स। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।